सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू। आज मैं मेडिवल इंडिया को वन शॉट में कराऊंगा। पूरा मेडिवल इंडिया में इस वीडियो में कवर अप करेंगे 1.5 से 2 घंटे के अंदर में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट मेडिवल इंडिया देख रहे हैं, आपने पहले मेडिवल इंडिया नहीं पढ़ा हुआ है। यू आर कंप्लीटली एट जीरो स्टेज। और आपको आज के सेशन के बाद में यूपीएससी में जो 2 से 3 क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से आते हैं वो बनने लायक कंडीशन में आना है। And that is what is the purpose of this particular video. I have just one suggestion for all of you. इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद में प्लीज इस कंटेंट को डाउनलोड करके मल्टीपल रिवीजन करना जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो या मुगल का हो या फिर कोई रीजनल डायनेस्टी हो जैसे कश्मीर एंड गुजरात एंड मालवा एंड राजस्थान, इन सभी से यूपीएससी ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। दे आर अ पार्ट ऑफ यूपीएससी थीम्स। उस थीम को आज की क्लास में कवर अप करेंगे अलोंग विद द प्रीवियस क्वेश्चन एंड देन यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, जिसके बाद आपके सीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट मेडिवल इंडिया एक डिसेंट स्टेज पे आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो खत्म होने के पहले आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका नाम है यूपीएससी बाय रुपेश और उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं अपने को। बस पर्पस ये है कि वीडियो खत्म होते होते तक हमें मेडिवल इंडिया समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना मैं कुछ आपको टाइमलाइन बताता हूँ कि आखिरकार में मेडिवल इंडिया का टाइमलाइन क्या रहा है। तो जो आपका एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन है ना, वो है 7th सेंचुरी। मतलब 7th सेंचुरी के बाद आपका एंशिएंट खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिवल स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि 7th सेंचुरी से लेकर के जो 17th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड है, ये जो 1000 साल का जो समय है ना, जो काल है, दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज मिडिवल इंडिया। इसी को मिडिवल इंडिया कहते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको 8th से 10th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड है ये अर्ली मिडिवल में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अर्ली मिडिवल। मतलब जैसे मिडिवल इंडिया में आपकी स्टोरी स्विच हो रही है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। प्रिसाइजली अगर मैं एंशिएंट की बात करूं ना, तो जब हर्षवर्धन का काल खत्म होता है, एज एन हाउ द हर्षवर्धन टेन्योर एंड्स, उसके बाद से कहीं ना कहीं मिडिवल इंडिया की तरफ में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 712 क्या होता है 712 में? सबसे पहला इन्वेजन होता है सिंध में। कहां पे होता है? सिंध वाला एरिया जो आज आप पाकिस्तान में देखते हो, वहां पे सबसे पहला इन्वेजन होता है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम, राइट। ये अरब था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले बार इन्वेजन किया है हमारे देश में 712 में। प्रीलिम्स में एक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको इंडिया का मैप देखना होगा, राइट। अब आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना मैक्सिमम इन्वेजन हमारे देश में नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से हो रहे हैं। और सिर्फ मिडिवल में नहीं हो रहे, एंशिएंट स्टार्ट करके देखो। आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से इन्वेजन हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हो रहा है। कोई भी सभ्यता उठा करके देखो, राइट। इवन आप मिडिवल में देख लो कि दिल्ली सल्तनत में इन्वेजन आपको नॉर्थ वेस्ट से दिखाई देगा, मुगल्स आपको नॉर्थ वेस्ट से आते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज समथिंग जहां से इन्वेजन होने के चांसेस हमेशा ज्यादा है, ठीक है। अब देखो तो 712 में सबसे पहला इन्वेजन हो रहा है। इसके बाद से 836 में क्या हो रहा है? 836 में तो एक्सेशन ऑफ किंग भोजा ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राजा बनते हैं किंग भोज, ठीक है। एंड 985 में एक्सेशन ऑफ राजराज चोला, राजराज चोला, राजेंद्र चोला, ये सब चोल डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट से शासक है जिनके कार्यकाल में चोल डायनेस्टी बहुत मैसिव स्केल में स्प्रेड होता हुआ नजर आया। ये कुछ इंपॉर्टेंट से टाइमलाइन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला लाइन 712 वाला, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इन्वेजन करता है, ठीक है। अब अगर आप 11th सेंचुरी के आसपास में आओ, मैं आपको एक बार एक जनरल टाइमलाइन बता रहा हूँ कि मिडिवल इंडिया में कहानी कैसे जा रही है। इट्स जनरल टाइमलाइन, इसके बाद हम इसको डिटेल में डिकोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो 998 यानी कि 1000 एडी के आसपास में एसेशन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, राइट, वो इंडिया में आता है। 1001 के आसपास में सबसे पहला इन्वेजन होता है मोहम्मद गजनी का, राइट। उसने जयपाल रूलर जो है पंजाब का, उसको डिफीट करता है। कौन डिफीट करता है? मोहम्मद गजनी डिफीट करता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है महमूद गजनी। अब ये महमूद गजनी कौन है? क्या ये वही इंसान है जिसने इंडिया में 17 बार इन्वेजन किया है? क्या ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में? एक बार जरूर देखना, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग सा पर्सनालिटी है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है 1024 में फिर से यही जो महमूद गजनी है ये आता है और इसने सोमनाथ टेम्पल को डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। मतलब डिस्ट्रक्ट किया, डीकंस्ट्रक्ट किया, डिस्ट्रक्ट किया, उसको तोड़ दिया, राइट, सोमनाथ टेम्पल को। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी मोहम्मद गजनी, जिसने मैसिवली इंडिया में इन्वेजन्स किए हैं और उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस देखने को मिले। क्या ईयर्स याद करना? नहीं याद करना, पहला इन्वेजन का याद रखना है। बाकी सोमनाथ कब डिस्ट्रक्ट हुआ, क्या हुआ, ऐसे ईयर्स आपको याद नहीं रखना है, ठीक है।
साथ में आपको पिक्चर्स देखते हुए मिलेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा याद करना और रिलेट करना इजी हो। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही आप 12th सेंचुरी में जाओगे ना, तो दो इंपॉर्टेंट से बैटल होते हैं, एक 1191 में और एक 1192 में। 1191 का जो बैटल है, इसमें पृथ्वीराज चौहान और इसके अगेंस्ट में, इनके अगेंस्ट में कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। मतलब एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ अटैक किया और 91 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मतलब कौन जीतता है? सो पृथ्वीराज चौहान वॉन दिस पर्टिकुलर बैटल। लेकिन मोहम्मद गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। अगले साल फिर इंडिया में आता है 1192 में, बट इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसमें कौन जीतता है? तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। सो डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब ये जो दोनों बैटल है ना 1191 1192, ये प्रिसाइजली बैटल्स कहां पे हो रहे हैं? तो ये तराएं पे हो रहे हैं, तराएं, राइट। इसको इंग्लिश में टैरेन भी कहते हैं, बैटल ऑफ टैरेन कहते हैं, या फिर तराएं का युद्ध भी कहते हैं। तो दो वॉर होते हैं 1191 1192, ये दोनों वॉर तराइंस में होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि दोनों वॉर्स में क्या हो रहा है? मोहम्मद जो गजनी है कहीं ना कहीं आपको किसके सामने होता हुआ नजर आ रहा है? मोहम्मद गौरी किसके सामने होता हुआ नजर आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान के सामने। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते, दूसरे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब ये वही मोहम्मद गौरी है जिसका कौन था? स्लेव। अच्छे से सुनना, ये वही मोहम्मद गौरी है, ये वही गौरी है जिसका स्लेव था कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था स्लेव? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव है? तो मोहम्मद गौरी का स्लेव है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की शुरुआत की है। दिस इज दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी, जिसके बाद आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जा रहा है। पहले आ रहा है स्लेव डायनेस्टी, फिर आपको खिलजी दिखाई दे रहे हैं, फिर तुगलक, फिर सैयद, और ऐसे कहानी आगे जाती जा रही है। लास्ट में आपको लोधी दिखाई दे रही है। ये 5 इंपॉर्टेंट सी डायनेस्टी आपको दिखाई देती है। शुरुआत कौन कर रहा है? तो शुरुआत कर रहा है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे देखो कौन है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो जाता। कैसे होता है? तो बाई प्लेइंग पोलो। क्या खेलते हुए? पोलो खेलते हुए। इसको चौगान भी कहते हैं। प्रीलिम्स में ना बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जस्ट टू चेक कि आपका सरफेस नॉलेज कितना है। मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही वही इंसान है जो पोलो खेल रहा था। पोलो मतलब आप घोड़े में बैठे हुए और यू हैव अ स्टिक और आप एक बॉल को हिट करते हुए जा रहे हो, उससे गिर करके इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, सॉरी, किसकी डेथ हो जाती है? सो दिस पर्सनालिटी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी डेथ होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अच्छा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मॉन्यूमेंट सुना होगा, कुतुब मीनार। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कराया। किसकी मेमोरी में स्टार्ट कराया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार कांकी नाम के एक सूफी सेंट थे, उनकी मेमोरी में इसको स्टार्ट कराया। जो भी वर्ड्स बोल रहा हूं, ट्राई टू राइट डाउन इट समवेयर, कहीं ना कहीं इसको लिखने की जरूर कोशिश करना। बाकी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सके। ठीक है, अब देखो 1221 में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट होता है, मंगोल का इन्वेजन होता है, राइट, चंगेज खान के अंदर में। ठीक है, जब मैं आपको ना बाबर पढ़ाऊंगा आज की क्लास के एंड के आसपास में, जब हम मुगल पे होंगे, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बाबर चंगेज खान की फैमिली से और तैमूर की फैमिली, तैमूर की फैमिली, दोनों की फैमिली से एक लीनियज ड्रॉ करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? मंगोल का इन्वेजन 1200 के आसपास में होता है। ठीक है, यही 1236 के आसपास में, थोड़ा आगे, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की बादशाह, रूलर बनती है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आप बोलोगे सर ये इतने सारे फैक्ट्स आ गए, कहां से याद करें, इल्तुतमिश को कैसे करें, क्या करें? पहले सुन लो अच्छे से, मैं बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि स्टोरी कैसे चल रही है मेडिवल का, फिर एक एक करके डिकोड करेंगे और अच्छे से करेंगे, स्टोरी के फॉर्म में करेंगे। सारा फैक्ट कहानी के साथ याद हो जाएगा, और जो याद नहीं होगा 2 बार रीड करना पीपीटी को, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 1240 में रजिया सुल्तान का डेथ होता है, और 1296 में कौन आता है गद्दी पे? खलीब अली, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही इंसान है जिसका आपने मूवी देखा होगा पद्मावत, है ना, जिसपे रणवीर सिंह आपको दिखता है। रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा अलाउद्दीन लगता है एक्चुअली, जिससे उसने रोल प्ले किया हुआ है। एनीवेज, गोइंग अहेड, फिर आप देखो आगे कहानी आती है 14th सेंचुरी में। तो कितने अच्छे तरीके से वेल डिजाइन फॉर्मेट में यहाँ पे मिडिवल इंडिया को स्ट्रक्चर किया हुआ है विद डेट। इसको बाद में डिकोड करेंगे। ठीक है, अब हम पहुंचे 14th सेंचुरी में। 1316 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। किसको मार करके? तो जलालुद्दीन खिलजी को मारता है, जो कि कहीं ना कहीं अलाउद्दीन के चाचा भी थे, बाद में शायद फादर इन लॉ भी बन गए थे, राइट। तो उनको मार करके अलाउद्दीन आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठता है, जो कि एक ताकतवर रूलर के रूप में हमें दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं क्या तुगलक वंश की शुरुआत होती है।
तो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले आपको जियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, ऐसे 3 तुगलक रूलर्स दिखाई देंगे। अभी आराम से बताऊंगा। अब देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा रूलर है, हो सकता है यूपीएससी पर क्वेश्चन पूछ दे मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर में। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का एक ऐसा बादशाह है जिसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग सी बात पता है क्या है, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। तो प्रिसाइजली कितने एक्सपेरिमेंट किए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए। कितने किए हैं? 5 एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसके पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। जैसे कि आपको इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाई देगा, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू देवनगरी, दैट इज दौलताबाद। मतलब दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने की कोशिश किया था। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यों शिफ्ट किया था, तो इसको ऐसा मानना था ना कि दिल्ली में रह करके मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया को रूल कर पा रहा हूँ, मुझे साउथ इंडिया को भी रूल कर रहा है, तो क्यों ना मैं महाराष्ट्र के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दूं कि वो सेंट्रल इंडिया में आ जाए, जहां से हम दिल्ली को भी रूल कर पाएंगे, साउथ इंडिया को भी रूल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपना कैपिटल शिफ्ट करता है, बट वो उतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या होता है। 1336 के आसपास में विजयनगर इंपायर की स्थापना होती है, और ये विजयनगर इंपायर, आई डोंट नो, हरिहरा, बुक्का, संगम, तुलवा, राइट, ये जो डायनेस्टी जो भी रूलर्स है इनके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था। बट आप सबको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर यूपीएससी के लिए तो फेवरेट है, मतलब यूपीएससी के लिए मान के चलो कमीशन का ना घर का दोस्त है विजयनगर, वो पूछेगा ही पूछेगा, अच्छा बताओ मेरे दोस्त का क्या हाल है, पूछ देगा बताओ देवराय सेकंड ने क्या किया था। अब आप सोचते रहो देवराय सेकंड ने क्या किया, एग्जाम में टाइम निकलते जाएगा, राइट। बट कोई दिक्कत नहीं, आज देवराय सेकंड की पूरी फैमिली को भी डिकोड करेंगे, बस आराम से सुनते रहो, क्या बता रहा हूँ सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर आगे 1351 के आसपास में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है। तो मैंने क्या बताया, तुगलक वंश चल रहा है, तो ऊपर हमने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, नीचे फिरोज शाह तुगलक को देखा, बीच में विजयनगर देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था, यानी कि जब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो साउथ इंडिया में विजयनगर के पास में विजयनगर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो अगर कॉन्टेम्पररी का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ना कि बताओ इसके आसपास में कौन सा डायनेस्टी है, तो अगर कॉन्टेम्पररी में आ गया कि अच्छा ये बताइए जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को शासन कर रहा था, तो उसके कॉन्टेम्पररी में साउथ में पावरफुल डायनेस्टी कौन सी इमर्ज कर रही थी, अब क्या बोलोगे? विजयनगर इमर्ज कर रही थी। आगे बताऊंगा, विजयनगर की स्थापना करते हरिहरा एंड बुक्का, 2 भाई थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर अलग अलग डायनेस्टी ने विजयनगर को भी रूल किया। ठीक है, इसके बाद से आप देखोगे 1398 के आसपास में तैमूर का इन्वेजन होता है, और इसके बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की स्थिति खराब होने लग जाती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत क्या मतलब, ये तो मुगल इसके पास में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो 15th सेंचुरी के आसपास में कुछ भक्ति सूफी मोमेंट चल रहा है, और कुछ फॉरेनर भी आपके देश में आते हैं। ठीक है, तो 1469 के आसपास में क्या होता है, गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। किसका होता है? गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। 1494 के आसपास में क्या होता है, एक्सेशन ऑफ बाबर इन फरगाना, राइट, फरगाना का रूलर बाबर बनता है। फरगाना कहां पे? इट इज इन उज्बेकिस्तान, लेकिन इंटरनल राइवलरीज के कारण उसको वहां से छोड़ करके भागना पड़ता है। मतलब अगर आप इंडिया के मैप को देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि जैसे लेट अस सपोज कि अपना इंडिया का मैप है, ठीक है, सपोज कर लो इंडिया का मैप है, ठीक है, अब यहाँ पे ना उज्बेकिस्तान है बहुत ऊपर, यहाँ पे फरगाना है जिसका रूलर कौन है? बाबर बनता है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इन्वेजन के कारण बाबर वहां से भाग करके अफगानिस्तान काबुल आता है, और काबुल के रास्ते फिर लाहौर होते हुए इंडिया में आता है। तो इंडिया में अब बाबर को किसने इनवाइट किया? अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था कि क्या बाबर को राणा संगा जी ने इनवाइट किया, नहीं किया, ऐसा कंट्रोवर्सी चल रहा था ना। तो आप ये याद रखो कि बाबर को इनवाइट किया गया, इसमें दौलत खान ने और बाकी लोगों ने इनवाइट किया। टेल यू अबाउट एवरीवन, राइट। तो बाबर इंडिया में आता है, पानीपत के बाद में, पानीपत में आकर के उस वक्त का दिल्ली सल्तनत में जो रूलर था उसका नाम था इब्राहिम लोधी, उसके साथ में उसका युद्ध होता है, और कहीं ना कहीं डाउन द लाइन उसने इब्राहिम लोधी को हरा करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीत करके मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी। किसने? बाबर ने। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा 1494 में कि बाबर फरगाना का रूलर है, बाद में 1526 में इंडिया आ रहा है, 1497-98 के आसपास में वास्को डी गामा भारत में आ रहा है। अब आप सोचो मिडिवल इंडिया चल रहा है और वास्को डी गामा भारत आ गया, राइट। और क्यों भारत आया? क्योंकि उसको इंडिया से ट्रेड करना है, तो वास्को डी गामा आपको इंडिया में आता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये सारे डेट्स जो है ना, ये सारे डेट्स से आपको पता चलेगा कि कॉन्टेम्पररी किसके पास में क्या चल रहा है। जिन बच्चों ने थोड़ा मिडिवल पढ़ा है उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको लग रहा होगा पता नहीं किसकी वीडियो खोल दिया और पता नहीं क्या बोले जा रहा है। बट पेशेंस रखो, थोड़ा सा इसको कंप्लीट होने दो, फिर सारी चीजों को स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
आगे क्या दिया हुआ है 16th सेंचुरी में, जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, बाबर एंड कौन उसके सामने होता है, इब्राहिम लोधी। तो यू कैन सी बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया। ऐसा कहते हैं कि इब्राहिम लोधी के पास में लाखों की सेना में सैनिक हुआ करते थे और बाबर के पास में ना गिनती के हजारों के सेना में नंबर में सैनिक थे, लेकिन ये 1000 के सैनिक ने लाखों के सैनिक को हरा दिया। इजंट दैट सरप्राइजिंग? तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? इट वाज पॉसिबल क्योंकि बाबर इस पर्टिकुलर वॉर में तुगलुमा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। तुगलुमा टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि हम अपने दुश्मन को सिर्फ सीधे से अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उसको अलग अलग फ्रंटियर से घेर रहे हैं। दूसरा, इस पर्टिकुलर बैटल में बाबर ने कैनन तोप का इस्तेमाल किया हुआ है और यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर बैटल में बाबर ने क्या गन पाउडर बारूद का इस्तेमाल किया। सो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ न्यू मशीनरीज, न्यू आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट देगी ही, राइट। फिर देखो बैटल ऑफ खानवा होता है, बाबर राणा संगा को हराता है, ठीक है 1527 के आसपास में। एंड देन 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। फिर आगे जाकर के आप देखोगे हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ाई हो रहा है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। देन आपको पता चलेगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको अकबर तक कहानी आगे जाते हुए नजर आएगी। देन 17th सेंचुरी में 1605 के आसपास में अकबर के बाद में जैसे ही अकबर का डेथ होता है तो जहांगीर उनका बेटा गद्दी पे बैठता है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये यूपीएससी का फेवरेट है, 1615 में क्या हो रहा है, सर थॉमस रॉय ये एक ब्रिटिशर हैं और ये कहाँ आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं जहांगीर भाई साहब के कोर्ट में आके विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ट्रेड प्रिविलेज चाहिए, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहिए। 1627 के आसपास में शिवाजी का डेथ होता है, शिवाजी का बर्थ होता है, जहांगीर का डेथ होता है। कब होता है? 1627 के आसपास में। 1628 में शाहजहां जो है वो राजा बनता है। 1634 में चूंकि ब्रिटिशर इंडिया में आ चुके हैं ऑलरेडी, जहांगीर के कोर्ट में घूम चुका है कौन, सर थॉमस रॉय। तो 1634 में क्या होता है, इंग्लिश को परमिट मिल जाता है कि आप बंगाल में ट्रेड करिए। औरंगजेब गद्दी पे बैठता है और उसके बाद शाहजहां को जेल हो जाता है। फिर 1666 में शाहजहां की डेथ हो जाती है, शिवाजी की डेथ हो जाती है और आगे जाकर के 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। और यहीं से जो मुगल्स हैं, राइट, इनका बंटाधार ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डेट को याद रखना, 1707, 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। क्योंकि इसी के बाद आप देखोगे ना कि ब्रिटिशर्स अब पावरफुल होते जाते हैं और कहीं ना कहीं बंगाल वाले एरिया में, प्रिसाइजली जो कलकत्ता वाला एरिया, वहां पे अपने आप को इतनी शक्तिशाली कर लेते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको वहां पे स्टैब्लिश कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ ना मैंने आपको एक पूरा का पूरा समरी दिया है किस तरीके से मेडिवल इंडिया स्टार्ट होते हुए कहानी आगे की तरफ में जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फिर 18th सेंचुरी के आसपास में क्या हो रहा है, अब चूंकि हम मॉडर्न इंडिया में घुसने वाले हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप देखो 1708 में डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, इनकी डेथ हो जाती है जो कि सिख के 10वें गुरु थे। 1739 में नादिर शाह भारत में इन्वेड करता है, आक्रमण करता है। और 57 में मैंने आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। 61 में तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। 64 में बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है। और इस तरीके से आपकी मिडिवल इंडिया खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको प्रीसाइजली 18 मिनट जो समझाया है, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मिडिवल इंडिया का एक बहुत ही स्क्रैच सा मैंने आपको समरी दिया है ये 18 से 20 मिनट के अंदर में, कि दिस इज हाउ द मिडिवल इंडिया इज मेड अप ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब हो सकता है ना कि इन पर्टिकुलर ईयर्स में से किसी ईयर पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही बेसिक से ईयर्स है और यूपीएससी मिडिवल में बहुत डेप्थ में नहीं जाता, सरफेस नॉलेज को चेक करता है। तो उसको एक बार देखेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया, ठीक है। हमारे देश में कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं। देखो सबसे पहला इन्वेजन आपको दिखाई दे रहा है मोहम्मद बिन कासिम 712 से 715 के बीच में, राइट। कहाँ का है ये बंदा, तो ये था अरब का मिलिट्री कमांडर, ठीक है, उमैयाद खलीफत के अंदर में। और इसने क्या किया, तो इसने सबसे पहला कहीं सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन किया है इंडिया में। और क्या इसने कैप्चर किया, तो इसने सिंध को कैप्चर कर लिया है फ्रॉम हिंदू ब्राह्मण डायनेस्टी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये बताइए देश में सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन क्या था, आप क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन कासिम का था। कहां पे था, क्या बोलोगे, सिंध वाले एरिया में था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बोलोगे, क्योंकि उसने हिंदू रूलर को हटा करके वहां पे सबसे पहले मुस्लिम डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसका गवर्नेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, ही बिकम गवर्नर ऑफ सिंध, राइट।
और जैसे ही ये सिंध का गवर्नर बनता है, जो आज के टाइम पीरियड में आपको पाकिस्तान वाला एरिया दिखाई देगा, यू विल अंडरस्टैंड कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे पहला इस्लामिक प्रोविजन बनता है आपकी कंट्री में। सो इन इंडिया द फर्स्ट इस्लामिक प्रोविजन कम्स टू पिक्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसके भी साथ साथ में इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन हिस्ट्री। आप जो देखते हो ना कि आगे जाकर के मिडीवल में इतने सारे मुस्लिम रूलर्स आ जाते हैं, राइट। अभी आप देखा मोहम्मद गौरी आते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ चैलेंज में हार जा रहे हैं। फिर आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है, फिर इल्तुतमिश आ रहा है, दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो गया, गुलाम वंश की शुरुआत हो गई। ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम्स आप देख रहे हैं ना कि ग्रो करते हुए डायनेस्टी के फॉर्म में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपको इसी इंसान से होते हुए नजर आएगी, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। ये है वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी, राइट, अरब का। चलो, अब इसके बाद से आपको ये पता चल गया सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन कौन था। अब देखो मोहम्मद ऑफ गजनी, अब ये वही इंसान, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या इस इंसान ने 17 बार हमारे देश में आक्रमण किया है। सो ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 टू 1027। इस 27 साल में उसने 17 बार इंडिया पे इन्वेड किया। और आप समझो ना, 17 बार इन्वेड करने का पर्पस क्या है? क्या वो इंडिया को गुलाम बनाना चाहता है? क्या वो इंडिया पे राज करना चाहता है? नहीं, वो इंडिया पर राज नहीं करना चाहता। अगर वो इंडिया पर राज करना चाहता तो 17 बार क्यों इन्वेड करता? एक ही बार इन्वेड करता, यही रुक जाता, यही राज करता। 17 बार आया मतलब क्यों आया? क्योंकि ये बार बार इंडिया में आक्रमण कर रहा है, यहाँ से वेल्थ लेकर के वापस अपने देश चला जा रहा है। फिर उसको लग रहा है मुझे और पैसा चाहिए, फिर इंडिया पे आक्रमण कर रहा है, यहाँ से वेल्थ उठा रहा है, फिर वापस अपने देश जा रहा है। फिर लग रहा है और पैसा चाहिए, फिर वापस से इंडिया में आक्रमण कर रहा है, यहाँ से वेल्थ उठा करके वापस अपने देश जा रहा है। सो दिस इज हाउ ही इज कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखो क्या दिखाई देगा कि इसका टारगेट क्या है। तो ही लूटेड मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ टेम्पल एंड अदर रिच टेम्पल टाउन्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी लोग इन टेम्पल्स में कहीं ना कहीं चैरिटी करते थे, चैरिटेबल एक्शंस करते थे, तो उसको लूट करके वहां से वेल्थ निकालना इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। फर्स्ट इन्वेजन सबसे पहली बार 1001 पे इसने इन्वेजन किया। ऐसा लग रहा है इससे कोई आपको चंदा देता है ना, 1001 रुपए, वही है 1001 में सबसे पहली बार इसने इन्वेजन किया। अब क्वेश्चन बन सकता है इन्वेजन करने के बाद किसको हरा है, क्योंकि सिंध वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया आपका इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, कोई भी पहले उधर ही आक्रमण करेगा। तो आपको पता चलेगा कि एक जयपाल नाम की रूलर है पंजाब में, उनको पहली बार हराता है। ठीक है, नेक्स्ट टेरिटरी देखो, तो एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न ईरान टू पंजाब। अब आप खुद समझो, ईरान का नॉर्थ वेस्ट, मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, आपको पता चलेगा इंडिया के ऊपर में पाकिस्तान, उसके ऊपर में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर में ईरान, और ईरान का भी नॉर्थ वेस्ट, मतलब ईरान का भी और नॉर्थ और ऊपर वाला पार्ट, वहां से लेकर के पंजाब वाला जो एरिया है, इसमें कहीं ना कहीं इसने अपने आप को रूल किया हुआ है। और इस पर्टिकुलर एरिया में, यू विल अंडरस्टैंड, ही यूज्ड वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू बिल्ड हिज ग्रैंड कैपिटल एट गजनी। मतलब क्या है, इंडिया से इतना वेल्थ लेकर के जाओ कि मैं गजनी में अपना ग्रैंड कैपिटल बिल्ड कर सकूं। ये भाई साहब इनका पर्पस आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज मोहम्मद ऑफ गजनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, क्या ये बात सही है? क्या मोहम्मद गौरी भारत में 17 बार इन्वेड कर रहा है? नहीं। कौन इन्वेड कर रहा है? गजनी इन्वेड कर रहा है। सो लिसन दिस केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। नाउ यू हैव टू सी मोहम्मद गौरी। अब ये गौरी वही इंसान है जिसने कहीं ना कहीं बेसिकली इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। दिस इज दैट पर्टिकुलर गौरी, राइट। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था कि मोहम्मद गौरी इंडिया में आता है। इंडिया में क्या होता है? बैटल ऑफ तराइन होता है। तराइन के युद्ध में दूसरा युद्ध जीतता है, और इसी का जनरल था, मिलिट्री जनरल जो कह सकते हैं, इसका गुलाम था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कहीं ना कहीं इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट करता है। फिर आपको इल्तुतमिश और बाकी रूलर्स भी आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है। ओरिजिन क्या है इनका भाई साहब का? अफगानिस्तान है। सबसे पहले मुल्तान वाला पार्ट, पंजाब वाले पार्ट को कंक्वायर किया। 91 में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी ने इनको डिफीट कर दिया है, और 1192 में ये वापस आता है बहुत बड़ी सेना के साथ, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में इसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इसके बाद क्या होता है? ही मार्क द स्टार्ट ऑफ इस्लामिक रूल इन नॉर्थ इंडिया। मतलब आप देखो, अभी तक जितने भी इन्वेडर्स आ रहे हैं, इंडिया को रूल कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैक्स टू मैक्स पंजाब वाले एरिया तक आ रहे हैं, रूल करके निकल जा रहे हैं। कोई भी इन्वेडर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो इंडिया में इतने अंदर तक आ रहा है, और आने के बाद में इंडिया में जेन्युइन बेसिस पे अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी। मोहम्मद गौरी क्या कर रही है? ये इंडिया में आकर के और कहीं ना कहीं ट्रू इस्लामिक डायनेस्टी की शुरुआत करता है, एंड दैट डायनेस्टी लेटर ऑन नोन एज दिल्ली सल्तनत, वही बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से हमें जानी जाती है। ठीक है, इसी का जो जनरल था जिसने फाउंडेशन स्टोन रखा है दिल्ली सल्तनत का,
कौन है भाई साहब इनका जनरल मोहम्मद गौरी का? तो उसका नाम है, तिमूर नाम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम पे आपको कुतुब मीनार देखने को मिलता है। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेजन में आपको तैमूर दिखाई देगा 1398 में। देखो तैमूर की शक्ल, लग रहा है कोई चाइनीज इंसान है, चाइनीज नहीं है ये, राइट, लेकिन बहुत ही क्रूर एक रूलर है, राइट। फुल नेम इसका नाम क्या है? तो तिमूर या फिर तैमूर लंग, बहुत लोग कहते हैं कि ये लंगड़ा था, राइट, इसको पोलियो हो गया था, तो हिज नेम इज आल्सो तैमूर लंग। तो एनीवेज व्हाटएवर द नेम भी, बट हाँ हिस्ट्री में एज अ क्रूर इन्वेडर इसको जाना गया है, जिसने काफी लोगों की जाने ली है। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसने तिमूरी डायनेस्टी की शुरुआत की है, ये चंगेज खान के फैमिली से बिलोंग करता है। और इन्वेजन्स की बात करें तो इसने दिल्ली में इन्वेज किया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मतलब तुगलक के टाइम पीरियड पे इसने क्या किया है, तैमूर ने इंडिया में स्पेशली दिल्ली सल्तनत पे क्या इन्वेड किया हुआ है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तैमूर इंडिया में इन्वेड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा एक एम्पायर बिल्ड करना है? नहीं, ये इसलिए इन्वेड कर रहा है क्योंकि इसको इंडिया से क्या करना है, लूटना है, इंडिया से सारे रिसोर्सेज को लेकर के वापस अपने देश जाना है। बिकॉज दे आर सर्टेन सच इन्वेडर्स who actually wanted to invade in India because they wanted to establish a big empire at their own place, right? यहाँ से पैसा लेकर के, and that is what his purpose is। अब क्वेश्चन आएगा कि इसके टाइम पीरियड में कॉन्टेम्परेरी दिल्ली सुल्तानत में रूलर कौन है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये नाम याद रखेंगे, इसके बाद से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब अगला इन्वेडर जो हमारे देश में आता है वो है बाबर। और बाबर कौन है? तो ये भाई साहब ये वही इंसान है जिसने कहीं ना कहीं मुगल वंश की शुरुआत की, वही ना भाई साहब बाबर। तो देखो क्या दिया हुआ है बाबर के बारे में, ये कहीं ना कहीं मुगल वंश के फाउंडर है। और मैंने आपको कहा था जब मैं आपको बाबर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको तैमूर और चंगेज खान के बारे में बताऊंगा। देखो क्या बता रहा था मुझे, कहीं ना कहीं जो बाबर है ना, इसकी जो फैमिली लीनियज है ये कहीं ना कहीं डिस्केंडेड है तिमूर और चंगेज खान, मतलब इसके फैमिली लीनियज, इसके मदर एंड फादर के साइड से दो अलग अलग सोसाइटी आ रही है। एक जगह से आपको तैमूर दिखाई देगा और एक जगह से आपको चंगेज खान आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो प्रिसाइजली आपको ऐसे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। अच्छा, अगर आप इसमें देखो मेजर विक्ट्री, तो 1526 बहुत इंटरेस्टिंग था, अभी मैंने आपको बताया था 1526 में इसने क्या किया है, तो सबसे पहली बार पानीपत का बैटल हुआ है और उस प्रिसाइज बैटल में इसने इब्राहिम लोधी को हराया है। अब भाई साहब इब्राहिम लोधी कौन है? तो इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर है। ये लोधी डायनेस्टी कौन सी जगह पे रूल कर रहा है? तो लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, दिल्ली का जो सल्तनत है उसका पार्ट है लोधी डायनेस्टी। और यही लोधी डायनेस्टी का एक रूलर है, उसका नाम क्या है? इब्राहिम लोधी, जिसको बैटल ऑफ पानीपत में किसने हराया है? बाबर ने हराया है। तो आपने ऐसे स्टोरी भी सुना होगा, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, राइट, कि बाबर को किसने इन्वाइट किया, पता नहीं किसी का कोई घर तोड़ रहा है कुछ कुछ हो रहा है पॉलिटिकल, तो आपको पता ही है हिस्ट्री को लेके कितनी चीजें चलती है। बट एनीवेज हमें एग्जाम के ओरिएंटेड रहना। सो आपको पता है कि स्पेशली पानीपत पे ये बैटल होता है और कहीं ना कहीं इसी पार्टिकुलर बैटल के बाद में मुगलों का शासन हमारे देश में स्थापित होता हुआ नजर आता है। ठीक है, देखो ये जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है, ये जो भी पीपीटी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिस इज द हाई क्वालिटी कंटेंट। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, जो भी मेजर टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो हम इसको कंप्रेस करके सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर अप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स पढ़ाए पहले, फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्वेडर्स पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज पढ़ाऊंगा, ताकि हम एक बार मेडिवल इंडिया को ना अलग अलग शॉर्ट में कवर अप करें। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। ठीक है, चलो चलें आगे। नेक्स्ट आप देखोगे सिग्निफिकेंस में कि ही एंडेड द दिल्ली सल्तनत, वही बात मैं कह रहा हूँ, इन्हीं के बाद में दिल्ली सल्तनत की क्या खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यहाँ से कौन आ जाता है? तो यहाँ से आपको मुगलों का शासन शुरुआत होते हुए नजर आता है। एंड मुगल्स केम टू द पिक्चर आफ्टर दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, राइट। अब एक लास्ट में आपको नादिर शाह का इन्वेजन दिखाई देगा। नादिर शाह का इन्वेजन कब है? तो देखो ना 1739 के आसपास में। अब मैंने आपको बताया था 1707 में क्या हुआ था। अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सही है, थोड़ा सा ध्यान में रखो। 1707 वो वाला टाइम है जहां पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को सशक्तिकरण कर रही है। इट इज एम्पावरिंग इटसेल्फ बिकॉज द मुगल्स आर ऑन ए वर्ज टू कोलैप्स। औरंगजेब के बाद में कोई भी औरंगजेब के जैसा शक्तिशाली मुगल शासक देखने को हमें नहीं मिलता है, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1739 दिल्ली को लेकर के सबसे पहली बार नादिर शाह का इन्वेजन हुआ है। पर्शियन रूलर है और क्या है? अश्रिदित डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अच्छा, इन्वेजन पाथ कहां से आकर के इन्वेड कर रहा है? तो इसने गजनी को कैप्चर किया। अब देखो वहां से कबूल, कहां पे? अफगानिस्तान, उसको कैप्चर किया।
पेशावर को कैप्चर किया, सिंध एंड लाहौर कहां पे, पाकिस्तान कैप्चर किया, और फिर दिल्ली में आया। तो आप देख सकते हो सेंट्रल एशिया से कैसे इन्वेड करते करते दिल्ली आ रहा है, और सबका डेस्टिनेशन है। जैसे लोग आजकल का हो गया ना कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग जाकर के जयपुर में करना है, इनका भी डेस्टिनेशन है कि हमें भी डेस्टिनेशन लूटिंग जाकर के इंडिया में करना है। सो एवरी ऑफ देम वांट्स टू कम टू इंडिया थ्रू दैट नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, वहां से आक्रमण करते हुए भारत में आ रहे, यहाँ से इन्वेड करके वापस जा रहे। सो दैट इज हाउ दे आर कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर लेगेसी है। ये इनका लेगेसी है, काइंड ऑफ लेगेसी, दे आर डूइंग इट फॉर जनरेशंस। ठीक है, चलो अगर इतना कवर है तो इट इज इजी। अब देखो 1739 में ही डिफीटेड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह इन द बैटल ऑफ करनाल। मोहम्मद शाह ऑब्वियसली is a ruler at that point of time of Mughal and is not as powerful as the earlier rulers of Mughals were, right? तो उसको ये डिफीट करता है। ठीक है, इसके वास्ते दिल्ली को लूटता है, वाइड स्प्रेड मैसेकर, बहुत बड़े स्केल पे लोगों को मारा गया है, बहुत ज्यादा वेल्थ यहाँ से लेकर के वापस चला जाता है, जिसमें एक आपको पिकॉक थ्रोन दिखाई देगा। पिकॉक थ्रोन, मैं आपको पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, मतलब मोर का सिंहासन। ये एक्चुअली में ना शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, क्वेश्चन आता है। शाहजहां ने मोर का सिंहासन बनवाया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वही शाहजहां है जिनको हम कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड में ना मुगल में आर्किटेक्चर का सुनहरा काल कहते हैं। मतलब बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आप खुद देखो ना, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप ताजमहल देख लो, लाल किला देख लो, जामा मस्जिद देख लो, कितना कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया। सो दैट इज द what you can say is that golden age of Mughal architecture। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोहिनूर डायमंड भी लेके चला जाता है। So that कोहिनूर डायमंड which is extremely important was even taken by this particular invader। यही particular invader उसको भी लेके चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे ना कुछ इंपॉर्टेंट से रीजनल रूलर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट से रीजनल किंगडम्स के बारे में, जहां से यूपीएससी आप क्वेश्चन पूछ रही है। अब रीजनल किंगडम्स हम किसको किसको कवर अप करेंगे, हम देखेंगे कश्मीर के रीजनल किंगडम को, यहाँ के रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे गुजरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थोड़ा सा मालवा देखेंगे, और मालवा के बाद राजस्थान थोड़ा सा देखेंगे, दैट इज ऑल। ऐसे ना 3-4 से रीजनल रूलर्स को देखेंगे। आफ्टर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर रीजनल रूलर, हमारा मेजॉरिटी ऑफ वर्क विल बी डन। फिर हम दिल्ली सल्तनत पे आएंगे, फिर मुगल्स करेंगे, और हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो 1 घंटे मैक्स टू मैक्स हमारी क्लास जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं अजमेर, मतलब हम पहले गए हैं राजस्थान। अजमेर में आपको कौन दिखाई दे रहा है, दैट इज दी चहमनास, राइट। अजमेर के दिखाई दे, इसको आप चौहान भी कहते हो, चौहान टाइटल आपको आज भी देखने को मिलता है, दैट इज द रूलर्स ऑफ अजमेर। ठीक है, अब देखो रीजन कहां पे, तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, और इसका कैपिटल है अजमेर, राइट। इवन आई एम प्लानिंग टू गो टू अजमेर बिकॉज द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग हैज इट्स बेस इन अजमेर। एनीवेज, तो इनके नोटेबल रूलर कौन है, तो देखो पृथ्वीराज चौहान जी दिखाई देंगे आपको, राइट। राज पिथौरा, और टेराइन का बैटल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 91 हो 92 हो ये आपको पता है। 93 में भी क्या होता है, जयचंद्र किल्ड बाय मोहम्मद गौरी, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार दिया है, राइट। यानी कि आप देखो ना इनिशियल 2 बैटल्स आपके जो तराइन के बहुत इंपॉर्टेंट है, 91 एंड 92। 92 के बाद तो ऑब्वियसली बात है मोहम्मद गौरी का ही शासन आ गया ना, क्योंकि बेचारे पृथ्वीराज चौहान जी को मार दिया गया। अब लिटरेचर में आप देखो क्या लिखा हुआ है, तो पृथ्वीराज राष्ट्र बाई चंद बदाराई, और उसके बाद में आपको दिखाई देगा पृथ्वीराज मिलिट्री अचीवमेंट, राइट। तो इसी के बारे में वहां पे उस पर्टिकुलर बुक में लिखा गया है। तो इस किताब का बस नाम याद रखना, किताब का नाम है आपके पास पृथ्वीराज राष्ट्र। पृथ्वीराज राष्ट्र किसने लिखा है, तो चंद बरदाई ने लिखा। और इसमें क्या है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान के मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब आप सबने काकतीय डायनेस्टी के बारे में तो एक ना एक बार जरूर ही सुना होगा, राइट। पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा। काकतीय डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रीजनल रूलर डायनेस्टी दिखाई देती है। अजमेर के बाद हम काकतीय कवर कर रहे हैं। रीजन क्या है, तो अब आज का देखो ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, राइट, ये कुछ पार्ट कर्नाटका और उड़ीसा का, मतलब आपके इंडिया का ना ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा इधर वाला पार्ट, इसमें कहीं ना कहीं काकतीयाज हुआ करते थे। क्या होते थे, काकतीयाज हुआ करते थे। ठीक है, अब इनका कैपिटल कहाँ है, तो वारंगल, राइट। वारंगल वाज द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। अच्छा, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखो ना, तो ये फ्यूडिटरीज थे राष्ट्रकूटास के। अब फ्यूडिटरीज मतलब क्या, पहले ये समझो। जब भी हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा इंपायर होता था तो वो ना अपने फ्यूडिटरीज रखता था, मतलब अपने एरिया को, पूरे देश में तो वो एक बार में रूल नहीं करेगा, तो वो क्या करता था ना कि देश के अलग अलग कोने में ना कुछ कुछ लोगों को फ्यूडल हेड बनाता था, मतलब उसको जमीन का अधिकार दे दिया गया। अब सपोज करो आप दिल्ली सल्तनत में रूलर है, राइट, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब साउथ इंडिया में कहीं कैंपेन चलाना है, कोई आक्रमण हो गया,
तो फ्लाइट पकड़ के आप साउथ इंडिया तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात उस टाइम में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है आपके पास। जब तक संदेश आएगा तब तक तो कोई आक्रमण करके चला जाएगा। तो ये क्या करते थे ना कि अपने से दूर वाले एरिया में ना ऐसे छोटे छोटे फ्यूडल हेड्स बना देते थे कि आप लोग यहाँ पे रूल करेंगे, यहाँ से जो भी रिवेन्यू आएगा आप मुझे शेयर करेंगे, लेकिन आप यहाँ के रूलर तब तक है जब तक आप मेरे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो यू आर माई फ्यूडिटरी देयर, राइट, वॉट एवर आई से यू हैव टू एग्जीक्यूट देयर एट दैट वेरी प्लेस। कल आपके यहाँ पे किसी ने अटैक किया तो आप हमारे पास आओगे, मदद मांगोगे, हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये पूरा एरिया हमारे अंदर है, आप हमारे लिए कुछ टाइम के लिए वहां रूल कर रहे हैं। तो जब एक बड़ा इंपायर कोलैप्स होता है, कोई बहुत शक्तिशाली रूलर खत्म होता है, तो जो अलग अलग ऐसे फ्यूडिटरीज है ना उनके बीच में लड़ाई होने लग जाता है कि मैं राजा हूं, मैं ताकतवर हूं। अब इसमें जो लड़ाई करके जो सबसे पावरफुल निकलता है फ्यूडिटरी, एट द एंड ऑफ द डे वही अपने आप को एज ए रूलर, एज ए किंगडम स्टैब्लिश करता है। तो क्या देखने को मिल रहा है, काकतीयास पहले कहीं ना कहीं फ्यूडिटरीज थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, राष्ट्रकूटास के। राष्ट्रकूटास वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, राइट, राष्ट्रकूटास हो, वेस्टर्न चालुक्यास हो, लेकिन ये बाद में जाकर के इनको एक सॉवरेन स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा, इसमें इन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया है गोदावरी से लेकर के कृष्ण डेल्टा तक। और रानी रुद्रदमन देवी, राइट, ये फर्स्ट मेजर फीमेल रूलर है विच इज नोटेड बाय मार्को पोलो, राइट। ये नाम प्लीज याद रखेंगे सब लोग कि रानी रुद्रदमन देवी प्रिसाइजली कौन से वंश से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे सर ये काकतीय वंश से बिलोंग करती है, और ये प्रिसाइजली सबसे पहली फीमेल रूलर है जिसको मार्को पोलो ने नोट किया हुआ है। मार्को पोलो कौन है, तो भाई साहब ये ट्रैवलर है, ठीक है। अब देखो 1303 एडी में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड काकतीय किंगडम। अलाउद्दीन खिलजी को चैन वैन नहीं है, वो अब साउथ इंडिया तक जा रहा है। अब मैंने आपको पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी राजा कब बनता है, 1296 में बनता है। अभी याद करने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बैठ करके रट्टा मार रहा हूँ कि 1296 में ये बना है, 1300 कुछ में वो बना है, नहीं। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर है जो हिस्ट्री में बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रहता है। तो मुझे ना थोड़ा मोड़ा डेट किसी किसी का याद है, सबका याद नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 के आसपास में राजा बन रहा है, और 1303 मतलब राजा बनने के 7 साल के अंदर में उसने कहीं ना कहीं काकतीय डायनेस्टी पे इन्वेड किया है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया में खुद आक्रमण नहीं कर रहा है, इसका एक स्लेव है, एक गुलाम है, उसका नाम है मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का फेवरेट है। वो साउथ इंडिया तक अपने आप को एक्सपेंड किए जा रहा है। ऐसा आपने मूवी में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मूवी देखने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसे ही मैंने मूवी का जिक्र कर दिया, बच्चे टेंशन में आ गए कि सर मैं मूवी देख लूं क्या, मूवी से ही ज्यादा समझ में आएगा, मूवी से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो आपको काकतीय डायनेस्टी कहाँ देखने को मिल रहा है, सो दिस इज दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको काकतीय देखने को मिल रहा है, तेलंगाना वाला एरिया, राइट, और आंध्रा वाला एरिया हो गया यहाँ पे ना, है ना, थोड़ा सा आंध्रा वाला एरिया को भी टच करता हुआ नजर आएगा, कर्नाटका एंड ऑल, इसमें भी आपको ये दिखाई देगा। चलो अगर हम लिटरेचर और कल्चर की बात करें तो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप इसको एक बार रीड करोगे फॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृत और तेलुगु लिटरेचर बहुत फ्लरिश किया, साउथ इंडिया की बात है तो तेलुगु फ्लरिश कर रहा है, प्लस काकतीय कहीं ना कहीं वहां पे ब्राह्मणिकल ओरिजिनेशन ज्यादा है, तो संस्कृत भी ब्राह्मणिकल ओरिजिनेशन कारण प्रमोट होता है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो जायपा सेनानी, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट से किताब लिखी है, फॉर एग्जाम्पल गीता रत्नावली, फॉर एग्जाम्पल नृत्य रत्नावली, फॉर एग्जाम्पल वडिया रत्नावली। तो जितनी भी रत्नावली है किसने लिखा है, तो इसको लिखा है ज्यापा सेनानी ने, इसको याद रखेंगे। क्लासिकल डांस की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, आंध्रा नत्यम पेरिनी सीता वंदनम, राइट, कहां पे दिखाई देगा, काकतीय में। अब काकतीय याद करना टफ नहीं है, काकतीय वही डायनेस्टी है जो साउथ इंडिया के आसपास में फ्लरिश कर रहा है, बहुत पावरफुल डायनेस्टी है, लेकिन इसको अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं डिफीट कर देता है, और इस डायनेस्टी के पास में कल्चर बहुत डेवलप्ड है। तो ऐसी किताबों, इस टाइप का आर्किटेक्चर भी आपको यहाँ पे ग्रो करता हुआ नजर आएगा। देखो क्या लिखा है, फॉलोड त्रिकुटा टेम्पल, त्रिकुट टेम्पल, त्रिकुट टेम्पल कहाँ पे है ये, तो कहीं ना कहीं 3 श्राइन्स, इसमें शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, सूर्य भगवान है, ये 3 अलग अलग देवता है। त्रिकुट टेम्पल ये आपको काकतीय में देखने को मिलेगा। आपको इसका लोकेशन देखना है और मुझे बताना है कि इसका लोकेशन क्या है। मुझे ना भी बताओ तो लोकेशन देख लेना, कहीं क्वेश्चन में पूछ दे, आप बोलोगे सर इतना नजदीक आकर के क्वेश्चन नहीं बना, सो यू शुड नो दिस, राइट। तो त्रिकुट टेम्पल कहाँ से बोलोगे, आप बोलोगे सर ये बिलोंग करते हैं अपने पास जो अपने काकतीय भाई साहब है उन्हीं की डायनेस्टी से बिलोंग करते हुए नजर आता है, ठीक है। फीचर्स और पाखल लेक एंड रमप्पा टेम्पल, इसको आप एक बार देख सकते हो फटाफट। रमप्पा टेम्पल आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, न्यूज में रहता है, ठीक है। कोहिनूर डायमंड जो है ना, कहते हैं कि इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे पहली बार मिंट किया गया था, बनाया गया था, राइट, काकतीय में। तो काकतीय कोहिनूर डायमंड के लिए भी फेमस है, जिसको मैंने दिखाया था ना आपको कि एक इन्वेजर में एक इन्वेडर लेकर के चला गया, नादिर शाह, ठीक है। तो काकतीय आर वेल नोन फॉर दैट व्हाट, पर्टिकुलरली कोहिनूर वाला डायमंड।
आगे देखो क्या है, किंगडम ऑफ गुजरात, बैकग्राउंड देखो तो बहुत रिच प्रोविंस है, ठीक है। अब रिच प्रोविंस क्यों है आखिरकार में, वाई गुजरात इज रिच प्रोविंस, इसके दो तीन इंपॉर्टेंट रीजन है। एक, गुजरात तो कोस्टल एरिया है तो ट्रेड करना आसान है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि गुजरात वाले एरिया से ना कोस्ट के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्सेस ईरान से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ईरान के घोड़े बहुत ही शक्तिशाली थे तो उनको गुजरात के ही पोर्ट से इंडिया में लाया जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि बिकॉज ऑफ दैट पोर्ट वाला एरिया, वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा हो रहा है, प्लस वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन भी ऐसा है कि फर्टाइल सॉइल होने के कारण हैंडीक्राफ्ट और बाकी चीजें भी वहां पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और इन्हीं कारणों से कि वहां पे आपको दिखाई देगा कि इंडिपेंडेंट सुल्तान दिखाई दे रहा है। मतलब बाकी जगहों पे देखो ना, जो भी सुल्तान है ना कहीं दिल्ली सल्तनत मुगल्स के अंदर में उनके सुजर्निटी को एक्सेप्ट करके जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन गुजरात में देखो अभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाले कंडीशन में है। So that clearly shows that these are the person who are actually into what? Establishing themselves as independent ruler because they have or they are blessed with such natural resources. ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि मुजफ्फर शाह फर्स्ट ने इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है और इसका कैपिटल क्या था, पटन इसका कैपिटल होता था। अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट से रूलर्स है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे बिकॉज यू नो द रीजन दैट आई हैव सेड। अब रीजन के अब इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे कि अहमद शाह फर्स्ट, ये कहीं ना कहीं मुजफ्फर शाह फर्स्ट के ग्रैंडसन है, इन्हीं के ये पोते हैं अहमद शाह फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ना कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया हुआ है, अहमदाबाद कैपिटल शिफ्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्लेस है अहमदाबाद, आई थिंक सबको पता है गुजरात के अहमदाबाद के बारे में, ठीक है। और इन्होंने ना शौर शास्त्र और गिरनार फोर्ट ऐसे जगहों को जीता है, कंक्वायर किया हुआ है जहां पे जिजिया टैक्स लगाया गया था, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई ही इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलेंगे, फिर आपको दिखाई देगा महमूद बेगारा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है महमूद बेगारा, ठीक है। महमूद बेगारा इज वेरी हिस्टोरिक पर्सनालिटी। अगर आप गुजरात पढ़ रहे हो या फिर रीजनल इंपायर पढ़ रहे हो तो महमूद बेगारा तो आपको पढ़ना ही चाहिए, वरना आपका जिंदगी ही बेगारा है मतलब बिना किसी काम का। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको मोस्ट नोटेबल रूलर तो कहते ही हैं, लेकिन रूलर से ज्यादा ना ये अपने रूलर के अंदर में ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। बेगारा was the prime minister, that is the reason is very important. So बेगारा मतलब conqueror of two forts, गिरनार एंड चंपानेर, राइट। दो बड़े बड़े किलों का इसने जीत किया है, उन पे कंक्वायर किया, दैट इज द रीजन वाई इसको बेगारा का टाइटल भी मिला हुआ है। चलो क्या लिखा हुआ है, he founded मोहम्मदन नियर द चंपारण, ठीक है। अब ये चंपारण ये है चंपानेर, चंपानेर कैंपेनियर भी कहते हैं। इसने द्वारका पे अटैक किया है और बहुत सारे पायरेट्स को हराया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पोर्तुगीज को ना इसने बहुत परेशान किया, क्योंकि पोर्तुगीज इंडिया में आ चुके थे 1498 के आसपास में, जब वास्को डी गामा इंडिया में आता है। तो देखो 1459 से लेके 1511 के आसपास में, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको देखेगा कि पोर्तुगीज इंडिया में आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं पोर्तुगीज के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल के रूप में महमूद बेगारा सामने आता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसने ज्वाइंट मुस्लिम फ्लीट बनाई थी कहीं ना कहीं पोर्तुगीज के अगेंस्ट में। पोर्तुगीज भले उसको जीत जाते हैं, लेकिन पोर्तुगीज ने इसको भी डिस्क्राइब किया, वही डिस्क्राइब है पोर्तुगीज ट्रेवल बारबोसा। पोर्तुगीज का एक ट्रेवलर है बारबोसा उसका नाम है, जो इंडिया में आता है, और उसने कहीं ना कहीं मोहम्मद बेगारा के बारे में बताया हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि बेगारा ने दो बड़े किलों को जीता, एक है गिरनार का और एक है आपके चंपानेर का, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट किले हैं। अब देखो इसका डिक्लाइन कैसे होता है, तो 1573 में अकबर ने गुजरात को एनेक्स कर लिया, जीत लिया, और उसके बाद से गुजरात अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकबर ने किसको जीता, गुजरात को जीता। और गुजरात एक इतना पावरफुल स्टेट था कि अकबर इसको जीतने के बाद इसी की मेमोरी में बुलंद दरवाजा बनाता है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में एक दरवाजा बनाता है, उसका नाम है बुलंद दरवाजा। और उस दरवाजा को गुजरात जीतने के मेमोरी पे बनाया था, क्योंकि गुजरात वाज अ वेरी रिच प्रोविंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोस्टल एरिया, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन कारण वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बाकी चीजों में भी बहुत प्रॉफिट होता था किसी भी पर्टिकुलर रूलर के लिए, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ फाइनली गुजरात को किसने जीता है, तो यू से द गुजरात वाज फाइनली वॉन बाय दैट अकबर। किसने, अकबर ने जीता, ठीक है। चलो जी, अब हम देखेंगे कुछ मालवा के इंपॉर्टेंट रूलर, फटाफट देखेंगे। तो देखो 1392 में आपको एक दिलावर खान दिखाई देंगे, दिलावर खान गौरी। कौन है ये, एक नोबल है किसके, फिरोज शाह के कोर्ट में। और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया दिल्ली सल्तनत से, कहाँ पे, मालवा वाले एरिया में। अब इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया
धार से मांडू कैपिटल लेकर के चले गए, जो एरिया बहुत ज्यादा अपने डिफेंसिबिलिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता था, मतलब वहां पे डिफेंस कर पाना और इनकी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी थी। दिलावर खान की डेथ हो जाती है और इसके बाद से इसको सक्सीड करते हैं इनके बेटे अल्प खान, राइट, हु एज्यूम द टाइटल होशांग खान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ होशांग खान कौन है, तो आप बोलोगे वो अल्प खान ही होशांग खान है, जो कि किसके, आपके दिलावर भाई साहब के बेटे हुआ करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से बेसिक फैक्ट है। पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ना प्रीलिम्स में इसी के लेवल से सरफेस नॉलेज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या आपको बेसिक स्टेज पे भी इनके बारे में पता है या नहीं पता है। इवन इफ यू नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर रूलर ना, आपका काम बन जाएगा। सो यू शुड नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना हमें। क्या लिखा हुआ है, द मालवा सुल्तनत वॉज सेंटर्ड अराउंड द नर्मदा एंड तापी, मतलब कहीं ना कहीं नर्मदा और तापी के बीच में ये सेंटर करते थे और एक बहुत ही पावरफुल रूलर के रूप में अपने आप को इमर्ज करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, फिर देखो होशांग सांग, जिसके बारे में हमने बात किया था, होशांग सांग, राइट। पिक्चर देखो कैसे लग रहा है, पिक्चर में लग रहा है ना कि कोई इंडियन या जापानीज टाइप का इंसान, एक्चुअली ये सब इंडियंस ही है। ठीक है, होशांग सांग क्या है, तो ही इंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद मुजफ्फर शाह ऑफ गुजरात। अब आप खुद देखो ना, मालवा और गुजरात कितना नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि होशांग सा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ मेडिवल इंडिया, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। या फिर कॉन्टेम्पररी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होशांग सा वाज कंटेम्पररी टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, राइट। तो क्या है, ये मुजफ्फर शाह से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो मुजफ्फर शाह के कॉन्टेम्पररी भी हैं। तो इसको ना आप 2-3 बार रीड करोगे ना, वंस यू रीड इट ट्वाइस एंड थ्राइस इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। फिर आपको क्या दिखाई देगा, कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस इनका बिलीव करता था, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टेंपल कंस्ट्रक्शन, पैट्रोनाइज जैनिज्म, हर प्रकार के रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, टेंपल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड एक इंसान है। फिर आपको दिखाई देगा एक पर्सनालिटी, उसका नाम है महमूद खलजी। ठीक है, महमूद खलजी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये थ्रोन पे बैठता है क्योंकि इसने मोहम्मद, जो कि होशांग शाह के बेटे हैं, उसको मार दिया, राइट। किसको मारा इसने, तो होशांग शाह के बेटे को मारा है। ठीक है, क्या नाम था, मोहम्मद नाम था, उसको मार के कौन बैठता है, महमूद खिलजी गद्दी पे बैठता है। इसने कहीं ना कहीं बहामनी सुल्तान, राइट, गुजरात के रूलर्स, दिल्ली सुल्तान, ठीक है, मेवाड़ के रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स से इसने लड़ाई किया हुआ, क्योंकि प्रिसाइजली ये कुछ उस टाइम पीरियड में रीजनल रूलर्स हुआ करते थे। हम इतिहास में ना 2-3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि विजयनगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वी शुड रीड इट। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं और इसके बाद हम मुगल पढ़ते हैं, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपीएससी अब क्या कर रहा है ना, कि ऐसे रीजनल रूलर्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है रीजनल रूलर हो गया, अर्ली मीडिएवल हो गया, कुछ ऐसे सेक्शन है ना जिसमें एस्पिरेंट्स का फोकस ज्यादा नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर ट्विस्टिंग प्लॉट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स। इसलिए मैंने ना प्रिसाइजली जितने भी रीजनल रूलर्स है ना, इनके बारे में यहाँ पे कंटेंट कवर अप किया हुआ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं जिनको अगर हम क्लास में डिस्कस नहीं भी कर रहे हैं ना, सो दे आर वेरी इजी लैंग्वेज, यू जस्ट हैव टू गो एंड रीड इट वंस यू रीड दिस, इट इज ऑब्वियसली डन फॉर यू। ठीक है, उसके बाद वहां से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेटर डेवलपमेंट की बात करो तो देखो 1531 से 1537 के बीच में क्या होता है, बहादुर शाह गुजरात का, वो मालवा कंट्रोल कर लेता है, मालवा उसके अंदर में आ गया। 1535 से 36 के बीच में क्या होता है, हुमायूं ब्रीफली कंक्वायर्ड मालवा, हुमायूं थोड़े टाइम के लिए ना मालवा को कंक्वायर करना, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, 1537 में क्या होता है, कादिर शाह जो कि खिलजी डायनेस्टी से है, वो वापस से पावर कंट्रोल कर लेता है मालवा का। आगे क्या दिखाई देगा, 1542 में शेर शाह सूरी डिफीटेड कादिर खान एंड अपॉइंटेड सुजता खान एज गवर्नर। शेर शाह सूरी कहीं ना कहीं इसको डिफीट करता है। ठीक है, ये आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। हेलो हेलो हेलो, अरे